हिजाब मामले में बेपर्दा होता लिबरल गैंग। हिजाब की वही मर्दवादी इस्लामिक व्यवस्था भारत में बनाकर रखी जाए जिसका ईरान में मुस्लिम लड़कियों द्वारा तीव्र विरोध किया जा रहा है। लेकिन इतना तो स्पष्ट हो गया है कि हिंदू मुस्लिम विभाजन की राजनीति करने वाली सेकुलर लिबरल बिरादरी हिजाब मामले में एक बार फिर बेपर्दा होता दिखाई दे रहा है। वे कथित प्रगतिशील लोग अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को लेकर इनकी सोच मुल्ला मौलवी की मर्दवादी व्यवस्था से ज़्यादा कट्टर और दमनकारी है। भारत की मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का यही दुर्भाग्य है। महसा अमीनी की मौत के बाद एक बार फिर ईरान में हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। महसा अमीनी के गृहनगर सक्वेस से लेकर तेहरान तक हिजाब की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसकी अनिवार्यता को खत्म करने की मांग हो रही है। ठीक इसी समय भारत में क्या हो रहा है? भारत के सुप्रीम कोर्ट में देश के जाने माने सेकुलर लिबरल वकील मसलन कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, संजय पारेख जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों के सिर से हिजाब न उतारा जाए, यह उनका धार्मिक अधिकार है। नमस्ते, मैं आर्यन सिंह, आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज डंका। निश्चय ही भारतीय मुसलमानों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण समय है। ठीक ऐसे समय में जब जिस ईरान ने सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को अनिवार्य किया था, वहां इसको उतार कर फेंका जा रहा है, तब भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस हो रही है कि मजहबी आज़ादी के नाम पर कैसे इसे मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को सिर से उतरने न दिया जाए। हिजाब के पक्ष में बहस भी वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को भारत का सबसे सेकुलर और लिबरल सोच वाला बताते हैं। हिजाब ईरान में गुलामी तो भारत में आज़ादी कैसे हो गया? हिजाब की अनिवार्यता सबसे पहले ईरान ने लागू की थी। शिया इस्लाम अयातुल्लाह खोमैनी ने 1979 में ईरान के सेकुलर शासन के खिलाफ जो विद्रोह किया था उसे इस्लामिक क्रांति का नाम दिया गया था। इमाम अयातुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में शाह मजहबी का सेकुलर शासन खत्म कर दिया गया था। शाह पहलवी के बाद खोमैनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर घोषित हुए। ईरान के शासन में इसे फेरबदल को ही ईरान की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के बाद खोमैनी ने ईरान में इस्लामिक कानून व्यवस्था लागू कर दी जिसमें महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया था, जिसका अब 40 साल बाद ईरान में विरोध हो रहा है। बीते कुछ सालों से ईरान में नौजवान लड़कियां लगातार इसके खिलाफ कोई न कोई पहल करती रहती हैं और चर्चा में भी आती हैं। उनका तर्क होता है उनके शरीर पर किसी मौलाना का हुक्म नहीं चलेगा, इसीलिए वो तय करेंगी कि उन्हें सिर ढकना है या खुला रखना है। पिछले हफ्ते ईरान की राजधानी तेहरान में एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी की मौत हो गई थी। तो आइए जानते हैं हिजाब क्या होता है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हिजाब होता क्या है। असल में हिजाब शब्द कुरान में आता है जिसका उल्लेख पर्दा या ओट के संबंध में होता है, इसलिए इस्लामिक जानकार इसका अलग अलग अर्थ लेते हैं। कुछ तो इसका अर्थ आँखों की शर्म जो हयात तक भी कहते हैं, जबकि अधिकांश इस्लामिक जानकार इसे औरत व मर्द के बीच पर्दे के रूप में देखते हैं। स्वयं सऊदी अरब में हिजाब का ऐसा चलन नहीं है जैसा शुरुआत ईरान में खोमैनी की इस्लामिक क्रांति के बाद हुई। सिर को कपड़े से बांधकर अपने सारे बालों को एक खास तरह से छिपाने का चलन इंडोनेशिया में शुरू हुआ।
ऐसा संभवतः इसीलिए हुआ क्योंकि इंडोनेशिया में बुर्का का प्रचलन नहीं रहा था। उनकी जो अपनी पारंपरिक वेशभूषा है उसमें उनको वह इस्लामिक निशानी के तौर पर उपयुक्त लगा। 1979 में खुमैनी ने भी महिलाओं द्वारा सिर को कपड़े से एक खास तरीके से बांधने को हिजाब कहा। इसी का चलन 21वीं सदी में भारत में बहुत तेजी से हुआ। आज से 15-20 साल पहले तक भारत में इस्लामिक परिधान के रूप में हिजाब कोई चलन नहीं था, लेकिन इधर 1-1.5 दशक में मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब का चलन ही नहीं बढ़ा, लेकिन एक अभियान सा बन गया। आज का जो इस्लाम भारत में दिख रहा है वह हदीसों के प्रचार के कारण है। 2 दशक पहले तक आम मुसलमानों में हदीसों का इतना प्रचार नहीं था, इसीलिए इस्लाम में पहनावा, खान पान, जीवन शैली, दाढ़ी, टोपी का वैसा जोर नहीं होता था जैसा आज हो गया है। इसका एक कारण ईरान में इस्लामिक क्रांति थी, तो दूसरा कारण भारत में हदीसों के पैगंबर के जीवन में जुड़ी प्रचार भी था। भारत में मुगल काल में भी इस्लामिक पहनावों मसलन हिजाब, बुर्का, अबया को लेकर वैसा दुराग्रह नहीं था जैसा 21वीं सदी में बढ़ा है। कोर्ट में हिजाब का हिसाब किताब कर्नाटक में कट्टरपंथी इस्लामिक संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी मुस्लिम छात्राओं ने इसी साल जनवरी में यह कहकर कर्नाटक में विवाद पैदा कर दिया था कि अगर स्कूलों में उन्हें हिजाब पहनने से रोका जाएगा तो वो स्कूल नहीं जाएंगी। मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट चला गया और 10 फरवरी 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य अंग मानने से इनकार कर दिया। स्कूलों में हिजाब पहनने पर अंतरिम रोक लगा दी। इस पूरी बहस के दौरान मुस्लिम पक्षकार यह साबित ही नहीं कर पाए कि सिर को एक खास अंदाज में बांधने को हिजाब कहा जाता है जो इस्लाम का हिस्सा है। कर्नाटक हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की 19 छात्राओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई, जिन्होंने कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा किया था। स्वाभाविक है, मामले भले कोई दिखे, लेकिन पीछे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय है। उसने सुप्रीम कोर्ट में सबसे महंगे वकीलों को इसके लिए नियुक्त किया कि जिसमें सबसे प्रमुख कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल पहले भी केरल की हादिया वाले केस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो चुके हैं। इस बार कपिल सिब्बल के साथ राजीव पवन, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दबे, कोलिन गोंसाल्वी, मीनाक्षी अरोड़ा, संजय पारिक जैसे महंगे वकीलों की फौज है। 5 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच हिजाब मामले पर नियमित सुनवाई कर रहा है। हिजाब के पक्ष में खड़े कथित सेकुलर और लिबरल वकील मजहबी आज़ादी के नाम पर लगातार मुस्लिम लड़कियों की गुलामी बरकरार रखने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। इसकी बहसों में सारी दलीलें बस इतनी है कि मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां मर्दवादी इस्लामी व्यवस्था में बनी रहनी चाहिए। स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय, आत्मसम्मान और स्वाभिमान जैसे शब्द महिलाओं के लिए इस्लाम में हराम है। इसीलिए भारत के कानून और संविधान को भी मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए। ये सेकुलर लिबरल वकील भी सुप्रीम कोर्ट में उसी अकीदे, जन्नत, जहन्नुम और संविधान से मिली धार्मिक आज़ादी वाले कुतर्क कर रहे हैं जैसा कोई सड़क छाप मुल्ला अपनी तकरीरों से करता है। मानवीय मूल्य, महिला की गरिमा, उसका अपना आत्मनिर्णय का अधिकार जैसे सारी सेकुलर लिबरल बातें इन लोगों की बहस से गायब है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।